हेलो स्टूडेंट्स, अब हम अपने क्लास 10 के इलेस्ट्री चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। और पिछले क्लास में हम लोग रेजिस्टिविटी के बारे में फुल नोट्स पढ़ चुके थे। इस क्लास में हम लोग डोमेस्टिक सर्किट्स के बारे में पढ़ेंगे ना। पिछले क्लास में हम लोग सीरीज कनेक्शन पढ़ चुके थे, पैरेलल कनेक्शन पढ़ चुके थे कि सीरीज में क्या होता है, पैरेलल में क्या होता है, और इसमें हम लोग को पढ़ना है इलेक्ट्रिक सर्किट ना। जैसे डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है समझिए। हमारे घर में हम लोग को पता है कि हमारे घर में क्या होता है, अलग अलग अप्लायंस होता है और सब अप्लायंस का है ना, सब अप्लायंस को अलग अलग करेंट का क्या होता है, रिक्वायरमेंट होता है। आप ये अरेंज नहीं कर सकते कि आप एक बल्ब को और एक हीटर को एक साथ जोड़ सकते हैं, क्योंकि दोनों का है ना, दोनों का करेंट रिक्वायरमेंट क्या है, अलग अलग है। तो इसके लिए क्या होता है, दोनों को कुछ ऐसा नियम का यूज करना चाहिए जिससे कि मेरा दोनों क्या करे, काम चल सके। तो सबसे पहले यहाँ पर ये दोनों के एक बार डायग्राम समझ लीजिए आप। ये आपका सीरीज कनेक्शन है और ये आपका पैरेलल कनेक्शन है। ध्यान से देख रहे हैं, सीरीज कनेक्शन इन टू इट कनेक्ट है, बोथ इन क्या है, सेम से कनेक्ट है। तो ये सीरीज कनेक्शन है और ये क्या है, पैरेलल कनेक्शन है। तो देखिए इसका एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर सप्लाई का वोल्टेज कितना है, 220 वोल्ट। यहाँ भी कितना है, 220 वोल्ट है। इसके लिए हम लोग समझेंगे, जैसे देखते हैं कि जब हमारे अगल बगल में, हमारे घर में जब किसी भी फेस्टिवल फंक्शन का समय आता है तो उस समय क्या होता है, हमारे घर के बाहर क्या होता है, लाइटनिंग लगाया जाता है। उसमें हजारों सैकड़ों क्या होता है, बल्ब्स होता है। जो झालर होता है ना, बल्ब का जो झालर होता है, वही क्या होता है, जो हमारे घर को सजाने के लिए लगाया जाता है। और उसमें क्या होता है, हजारों सैकड़ों क्या होता है, बल्ब होता है। और वो सब जो कनेक्शन होता है वो किस में किया जाता है, सीरीज कनेक्शन में किया जाता है। सीरीज कनेक्शन का क्या पता है हम लोग को कि सीरीज कनेक्शन में करंट सब जगह सेम जाएगा और वोल्टेज सब जगह क्या होगा, अलग अलग जाएगा। वोल्टेज सब जगह क्या होगा, अलग अलग जाएगा। तो उसमें प्रॉब्लम क्या आता है पहले समझिए कि कोई ठीक नहीं है। यहाँ पर देखिए, इसको तो क्या कर दिया, यहाँ पर इस सारे बल्ब को, ये देख लो, ये सब आपका बल्ब है, ये सारे बल्ब को क्या कर दिए हम, यहाँ पर सीरीज में कर दिए। अगर बाय द वे मान लो कि यहाँ से ये सर्किट क्या हो गया, ब्रेक हो गया। अब जैसे ही ये सर्किट ब्रेक हो गया, यहाँ से करंट फ्लो करना क्या हो गया, बंद हो गया। अब जब यहाँ से करंट फ्लो करना बंद हो गया तो ये जो जितना भी आप बल्ब देख रहे हैं वो सब क्या होगा, बंद हो जाएगा। ये सब क्या होगा, काम करना क्या कर देगा, बंद कर देगा। क्यों? क्योंकि यहाँ से अब करंट क्या है, फ्लो नहीं कर रहा है। क्योंकि यहाँ से अब करंट क्या है, फ्लो नहीं कर रहा है। आप लोग हमेशा देखते होंगे कि और किसी घर के बाहर क्या है, सिजबत्ती टांगा हुआ है, तो वो क्या होता है कि कॉन्स्टेंटली क्या होता है, बार बार क्या होता है, वो खोजते रहता है, उसकी अकॉर्डिंगली काम करते रहता है। जैसे एक बल्ब फ्यूज हो गया, तो एक बल्ब भी अगर फ्यूज हो गया यहाँ से, तो सर्किट क्या हो गया, ब्रेक हो गया। जब सर्किट ब्रेक हो गया तो रेस्ट ऑफ द बल्ब क्या होगा, जलेगा ही नहीं है। रेस्ट ऑफ द बल्ब क्या होगा, नहीं जलेगा। और जब रेस्ट ऑफ द बल्ब नहीं जलेगा तो आपका पूरा सर्किट क्या होगा, खराब हो गया। तो इसके लिए क्या होता है, वो जो मिस्त्री होता है ना, वो क्या होता है, हर एक बल्ब को बार बार खोलकर चेक करेगा कि कौन सा बल्ब ठीक है, कौन सा बल्ब ठीक नहीं है ना। और जो बल्ब ठीक नहीं है उसको फिर बदलेगा और फिर से ये कनेक्शन क्या होगा, चालू होगा। तो सोचिए कितना ज्यादा समय लगेगा। अगर मैं इसी प्रकार कर दूं कि अपने घर में हर एक अप्लायंस को सीरीज कनेक्शन में कर दूं, तो मेरे सामने प्रॉब्लम क्या क्या आएगा। सबसे पहले वो समझते हैं कि अगर हम अपने घर के सभी अप्लायंस को सीरीज कनेक्शन में कर दे तो हमारे सामने प्रॉब्लम क्या क्या आएगी। सबसे पहला प्रॉब्लम जो आएगा कि सब जगह करंट क्या होगा, सेम जाएगा। सब जगह करंट क्या होगा, सेम जाएगा। जैसे एक बल्ब को और एक हीटर को मैंने एक साथ कनेक्ट कर दिया, बल्ब के पास भी करंट सेम जाएगा, हीटर के पास भी करंट क्या होगा, सेम जाएगा। करंट का वैल्यू बढ़ेगा, बल्ब क्या होगा, फ्यूज हो गया। जैसे ही बल्ब फ्यूज हो गया, हीटर भी काम करना क्या कर दिया, बंद कर दिया। क्योंकि एक सर्किट ब्रेक हो गया, सारा सर्किट क्या होगा, काम करना बंद कर देगा। अब हमको हीटर को जलाना है तो हमको बल्ब फिर से वहां पर लगाना पड़ेगा। हम बल्ब लगाएंगे तभी हीटर क्या होगा, जल पाएगा। तो ये क्या हो गया, पहला आपका डिसएडवांटेज हो गया, है ना। दूसरा इसका हो गया, यहाँ पर देखिए कि एक जैसे ही खत्म हुआ, एक जैसे ही फ्यूज हुआ, एक अप्लायंस में जैसे ही शॉर्ट लगा, बाकी अप्लायंस क्या हो गया, बंद हो गया। जैसे इसका मेन एग्जांपल बताता हूँ। जैसे हम लोग देखते हैं कि हमारे घर में हम अपने रूम का जब बल्ब ऑफ करते हैं तो क्या सब रूम का बल्ब ऑफ हो जाता है, नहीं होता है। हम अपने रूम का स्विच ऑन करते हैं फैन, तो क्या सब रूम का स्विच ऑन होता है, फैन नहीं होता है।
क्यों नहीं होता है? क्योंकि वो सब क्या है, पैरेलल कनेक्शन में है। अगर वो सीरीज में होता तो सोचो कि रात में अपने रूम का फैन ऑन करते हैं, सब रूम का क्या होता है, फैन ऑन हो जाता है। रात में हम अपने रूम का फैन ऑफ करते हैं, सब रूम का क्या होता है, फैन ऑफ हो जाता है। मेरे रूम का फैन खराब हो गया, सबके रूम का क्या हो गया, फैन नहीं चलेगा अब। तो ये क्या है, डिसएडवांटेज किसका है, सीरीज कनेक्शन का। तीसरा अगला पॉइंट आता है कि इसमें करंट तो सब जगह सेम रहेगा, लेकिन वोल्टेज क्या होगा, सब जगह सेम नहीं होगा। अगर आप 10 पंखा को सीरीज में चला देते हैं, सब में करंट सेम जाएगा, है ना, लेकिन देखोगे कि फर्स्ट वाला पंखा ज्यादा स्पीड से नच रहा है, सेकंड वाला उससे कम नच रहा है, थर्ड वाला उससे कम नच रहा है, फोर्थ वाला उससे कम नच रहा है। क्यों? क्योंकि सब जगह वोल्टेज क्या हो रहा है, अलग अलग जा रहा है। एंड द लास्ट वन क्या होता है, ओवरऑल रेजिस्टेंस क्या होगा, बहुत बढ़ जाएगा, बहुत ज्यादा गर्मी पैदा होना क्या हो जाएगा, शुरू हो जाएगा। तो ये सब क्या है कि हम लोग डोमेस्टिक वाइंडिंग का क्या है, अगर सीरीज कनेक्शन में करेंगे तो ये सब क्या है, डिसएडवांटेज है कि जैसे ही एक खराब हुआ, यहां से एक खराब हुआ, सारा सर्किट ब्रेक हो गया, अब कोई भी ग्लो नहीं करेगा। इसी कारण क्या होता है कि सर्किट को क्या होता है, इसी कारण सर्किट को जो होता है वो कहाँ क्या आता है, सर्किट को कनेक्शन किया जाता है पैरेलल में। पैरेलल में कनेक्शन करने से ये जो सारा आपको जो डिसएडवांटेज दिख रहा है वो सब क्या होता है, खत्म हो जाता है। कैसे खत्म होता है समझिए यहाँ पर। जैसे मान लो ये मेरा अप्लायंस क्या हो गया, बंद किया मैंने, इस स्विच को क्या कर दिया, ऑफ कर दिया। चलो मैंने इस स्विच को ऑफ कर दिया तो क्या ये सब अप्लायंस बंद हो जाएगा? देखिए जरा सा, इसके पास करंट अलग जा रहा है, इसके पास करंट अलग जा रहा है, इसके पास करंट अलग जा रहा है, यानी सब अप्लायंस के पास करंट क्या हो रहा है, अलग अलग जा रहा है। तो इसको मैंने बंद भी कर दिया, फिर भी इसके पास क्या हो रहा है, सब बाकी रेस्ट ऑफ द अप्लायंस के पास करंट क्या हो रहा है, पहुंचते जा रहा है। यानी ये अगर खराब भी हो जाएगा, ये स्विच अगर शॉर्ट भी लग जाएगा, फिर भी मेरा बाकी अप्लायंस क्या होगा, चलते रहेगा। पहला एडवांटेज मिला। दूसरा देख रहे हो, सब अप्लायंस को करंट अलग अलग चाहिए, यहाँ पर सब अप्लायंस के पास करंट क्या होगा, अलग अलग पहुंचेगा। I2, I3, I4, I5, I6 सब अप्लायंस के पास करंट क्या होगा, अलग अलग पहुंचेगा, क्योंकि सब अप्लायंस को करंट का रिक्वायरमेंट क्या है, अलग अलग है। ये तीसरा पॉइंट आ गया कि यहाँ पर पैरेलल कनेक्शन में है तो सब अप्लायंस जो होता है हमारे घर में जितना भी अप्लायंस होता है वो सब क्या होता है, सबका पावर कितना होता है, 220 वोल्ट। सब 220 वोल्ट पर क्या होता है, चलता है। सबको कितना रिक्वायरमेंट चाहिए, 220 वोल्ट का। हमारे घर में जो लाइन आता है वो कितना आता है, 220 वोल्ट का आता है। तो सब अप्लायंस को कितना चाहिए, 220 वोल्ट का चाहिए। तो पैरेलल कनेक्शन में करने से सीरीज में क्या हो रहा है, सब अप्लायंस को अलग अलग वोल्टेज मिल रहा था, तो पैरेलल में कर दिए तो सब अप्लायंस को क्या हो रहा है कि अब 220 वोल्ट साफ साफ मिल रहा है। जब सब अप्लायंस को 220 वोल्ट मिलेगा तो ये वाला ही पंखा स्पीड से नचेगा, ये वाला ही पंखा उतना ही स्पीड से नचेगा, ये वाला ही पंखा उतना ही स्पीड से नचेगा। ये मेरा क्या हो गया, तीसरा एडवांटेज हो गया। उसके बाद यहाँ पर समझिए कि चौथा में कहेंगे कि पैरेलल में करने से क्या हो गया कि ओवरऑल मेरा जो रेजिस्टेंस था वो भी क्या हो गया, घट गया। ओवरऑल रेजिस्टेंस क्या हो गया, वो भी घट गया और करंट आराम से फ्लो करना शुरू कर दिया। इसी कारण क्या होता है कि हमारे घर में जो इलेक्ट्रिकल सर्किट होता है, जो वाइंडिंग होता है, वो क्या होता है, उसको पैरेलल में किया जाता है, जिससे कि क्या क्या फायदा होगा। पहला, एक खराब हो गया बाकी खराब नहीं होगा, बाकी चलते रहेगा। करंट सब जगह उनके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली पहुंचेगा, वोल्टेज सब जगह सेम पहुंचेगा, है ना, और ओवरऑल रेजिस्टेंस क्या होगा, घट जाएगा। तो ये क्या है, डोमेस्टिक इलेक्ट्रिकल सर्किट का क्या है, कुछ एडवांटेज है, और ये क्या है, डिसएडवांटेज है। डिसएडवांटेज, एक खराब हो गया सारा खराब। जो होता है ना घर के बाहर से जाने वाला सिजबत्ती, उसमें देख लो एक बल्ब खराब हो गया तो बाकी 1000 लगा हुआ बल्ब उसके बाद वाला क्या हो, सब खराब हो जाएगा। एक यहाँ से खराब हो गया ही जलेगा, बाकी सब क्या खराब हो जाएगा। तो ये सब क्या है, डिसएडवांटेज है। सबके पास करंट सेम पहुंचेगा, सब अप्लायंस के पास करंट से पहुंचेगा, तो हम लोग अलग अलग अप्लायंस को कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। हम पंखा को और टीवी को एक साथ कनेक्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पंखा का करंट रिक्वायरमेंट अलग है, टीवी का करंट रिक्वायरमेंट अलग है। उसके बाद क्या होगा, ओवरऑल रेजिस्टेंस क्या होगा, बढ़ जाएगा, और सब जगह वोल्टेज क्या होगा, अलग अलग पहुंचेगा। इसको वोल्टेज भी ज्यादा पहुंचेगा, इसको कम पहुंचेगा, इसको कम पहुंचेगा, इसको और कम पहुंचेगा। तो इससे क्या होगा, ये सब क्या खराब हो जाएगा। तो इसी कारण क्या होता है कि हम लोग अपने घर में क्या करते हैं, है ना, अपने घरेलू वाइंडिंग को क्या करते हैं, पैरेलल में करते हैं। ये मेरा क्या हो गया, कुछ डोमेस्टिक सर्किट का
ना, डिसएडवांटेज हो गया, और ये सीरीज कनेक्शन का डिसएडवांटेज हो गया, और ये पैरेलल कनेक्शन का क्या हो गया, एडवांटेज हो गया, जो कि आपके टॉपिक का ये एक हिस्सा था। इसके बाद हम लोग पावर के बारे में पढ़ेंगे, जब तक आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिए। हेलो स्टूडेंट्स, अब हम अपने फिजिक्स के इस टॉपिक में फिजिक्स के इस चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे, और हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है अब पावर पढ़ना है। पावर आप लोग 9th क्लास में पढ़ चुके हैं। जब हम 9th क्लास के फिजिक्स चैप्टर का वर्क एनर्जी पढ़ाए थे, तो वर्क और एनर्जी में हम लोग पावर का जिक्र आया था कि क्योंकि वर्क था और वर्क जहाँ रहेगा वहां पर क्या होगा, पावर होगा। तो वर्क एनर्जी में हम पावर पढ़ चुके हैं, हम लोग को बस इसमें ऐड क्या कर देना है, तो इलेक्ट्रिकल पावर को ऐड कर देना है। तो देखिए पावर सबसे पहले होता क्या है, पहले ये समझते हैं पावर होता क्या है। तो इट इज द रेट ऑफ डूइंग वर्क। ये क्या करता है, वर्क के डन का रेट बताता है कि जो काम हो रहा है वो कितना जल्दी जल्दी काम हो रहा है, कितना धीरे धीरे काम हो रहा है। ये जो रेट बताने वाला जो प्रॉपर्टी होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पावर बोलते हैं। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं कि इट इज द रेट ऑफ डूइंग वर्क। तो आप लोग को मैंने 9th क्लास में बताया था कि वर्क डन इज इक्वल टू क्या है, एनर्जी कंज्यूम। जितना हम वर्क डन करते हैं उतना ही मात्रा में क्या करते हैं, हम एनर्जी को कंज्यूम करते हैं। जितना वर्क डन किया जाता है उतना ही मात्रा में क्या होता है, एनर्जी को कंज्यूम किया जाता है। यानी वर्क डन इज इक्वल टू क्या होता है, एनर्जी कंज्यूम्ड होता है। ये आप लोग को ध्यान रखना है। यहाँ पर हम लोग किसका बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो इसको हम लोग डिफाइन कर सकते हैं कि इलेक्ट्रिकल पावर इज द इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड पर यूनिट टाइम, या इलेक्ट्रिकल पावर इज द इलेक्ट्रिकल वर्क डन पर यूनिट टाइम। एक सेकेंड में जितना इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम किया जाएगा या एक सेकेंड में जितना इलेक्ट्रिकल वर्क डन किया जाएगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिकल पावर बोलेंगे। एक सेकेंड में जितना इलेक्ट्रिकल एनर्जी कोई अप्लायंस कंज्यूम करेगा या जितना इलेक्ट्रिकल वर्क डन कोई अप्लायंस करेगा वही उसका क्या होगा, पावर होगा, वही इसका क्या होगा, पावर होगा। यानी यहां से मेरा पावर का फॉर्मूला क्या बना, पावर इज इक्वल टू वर्क डन बटा टाइम टेकन। तो वर्क डन इज इक्वल टू क्या होता है, एनर्जी कंज्यूम्ड। तो यहां से लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रिकल पावर इज इक्वल टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड बटा टाइम टेकन। हम यहां से निकल सकते हैं अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, इलेक्ट्रिकल पावर इज इक्वल टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड बाय क्या होता है, टाइम। पावर को डिनोट करते हैं किससे, टी में। पावर को हम डिनोट करते हैं टी में, वर्क डन को W से और टाइम को T से ना। P इज इक्वल टू E फॉर इलेक्ट्रिकल एनर्जी और T फॉर क्या हो गया, टाइम हो गया। तो ये मेरा क्या हो गया, सबसे पहला फॉर्मूला हो गया पावर निकालने का, जब वर्क डन बटा टाइम, वर्क डन और टाइम दिया रहेगा तब। अब यहां से निकालते हैं कि आखिरकार पावर का यूनिट क्या होगा। याद करो जेम्स वाट ऑनर में है ना, कि वैज्ञानिक के ऑनर में क्या हो गया, पावर का यूनिट क्या दिया गया था, वाट दिया गया था। और पावर का यूनिट होता क्या है, जूल पर सेकेंड। क्या होता है पावर का ऐसा यूनिट, जूल पर सेकेंड। कैसे होता है, देखिए यहाँ पर पावर इक्वल टू क्या होता है, वर्क डन और एनर्जी कंज्यूम बाय क्या होता है, टाइम। वर्क डन कहिए चाहे एनर्जी कंज्यूम कहिए, दोनों का ऐसा यूनिट होता है, जूल होता है। क्या होता है, जूल। और टाइम का ऐसा यूनिट क्या होता है, सेकेंड होता है। तो पावर का ऐसा यूनिट क्या हो गया, जूल पर सेकेंड। और जूल पर सेकेंड को हम लोग क्या बोलते हैं ना, वाट बोलते हैं ना, विद एन ऑनर ऑफ ए साइंटिस्ट है ना। तो यहाँ पर जूल पर सेकेंड का वैल्यू क्या हो गया, वाट हो गया। तो हमसे पूछेगा कि व्हाट इज 1 वाट पावर। एक वाट को आप डिफाइन कीजिए, एक वाट को आप कैसे डिफाइन कीजिएगा। तो हम बोलेंगे जब कोई इलेक्ट्रिकल अप्लायंस एक सेकेंड में 1 जूल का वर्क डन करे, जब कोई इलेक्ट्रिकल अप्लायंस 1 सेकेंड में 1 जूल का एनर्जी कंज्यूम करे, जब कोई इलेक्ट्रिकल अप्लायंस 1 सेकेंड में 1 जूल का एनर्जी कंज्यूम करे, तो हम उसको क्या बोलेंगे, उसका पावर कितना होगा, 1 वाट का पावर होगा। कितना होगा उसका एक पावर, 1 वाट का पावर होगा, है ना। अगर कहेंगे हम यहाँ से कोई इलेक्ट्रिकल अप्लायंस 60 वाट का है, 60 वाट का, इसका मतलब क्या हो गया कि वो 1 सेकेंड में कितना, 60 जूल का एनर्जी कंज्यूम करेगा। अगर कोई अप्लायंस 1000 वाट का है, दैट मीन्स वो 1 सेकेंड में कितना, 1000 जूल का एनर्जी कंज्यूम करेगा। अगर कोई अप्लायंस 1500 वाट का है, दैट मीन्स वो 1 सेकेंड में कितना, 1500 जूल का एनर्जी कंज्यूम्ड करेगा। तो ये आपका क्या हो गया, पावर हो गया। कि पावर, इलेक्ट्रिक पावर होता है क्या है, तो इलेक्ट्रिक पावर इज द रेट है ना, इज द रेट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम्ड पर यूनिट टाइम, इज द रेट टू दिया, is the rate of
इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम पर यूनिट टाइम, की कितना के रेट से क्या हो रहा है इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम किया जा रहा है। 1 वाट ऐसा यूनिट क्या होता है, वाट होता है या जूल पर सेकंड होता है। 1 वाट इक्वल टू, अगर कोई इलेक्ट्रिकल अप्लायंस 1 सेकंड में 1 जूल का वर्क करता है, दैट मींस उसका पावर कितना होगा, 1 वाट का पावर होगा। अब इसके हम लोग फार्मूला की ओर पढ़ेंगे, पहले आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए। हेलो स्टूडेंट्स, अब के हम टॉपिक में यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिकल पावर, कि इलेक्ट्रिकल पावर का फॉर्मूला क्या होगा। अभी जस्ट हम लोग यहाँ पर पढ़े हैं कि पावर इज इक्वल टू, हम लोग क्या पढ़े हैं, पावर इज इक्वल टू हम लोग यहाँ पर देखे हैं वर्क डन। यहाँ पावर करने का मतलब इलेक्ट्रिक पावर है, क्या होता है, टाइम टेकन। यानी यहां से हम लिख सकते हैं P इज इक्वल टू W/T। इक्वेशंस को क्या मान लिए, फर्स्ट मान लिए, है ना। वी नो दैट, हम लोग जानते हैं, पहले पढ़ चुके हैं। वी नो दैट पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू वर्क डन बटा वर्क डन। पोटेंशियल डिफरेंस एक चार्ज को एक पॉइंट से एक स्पेसिफिक पॉइंट तक लाने में किया गया वर्क डन ही क्या कहलाता है, पोटेंशियल डिफरेंस। यानी V इक्वल टू क्या हो गया, W/Q। यहां से जो हम क्या निकालेंगे, W निकालेंगे, वर्क डन निकालेंगे तो क्या होगा, V इंटू Q होगा। वर्क डन क्या होगा, V इंटू Q होगा। कोई प्रॉब्लम आता है। अगेन यहां से याद करो बुआ, आप लोग जानते हो कि करेंट इज इक्वल टू क्या होता है, करेंट इज इक्वल टू क्या होता है, Q/T। इसको हम लोग इक्वेशन 2 मान लेते हैं। करेंट इज इक्वल टू क्या होता है, Q/T होता ना है, एक पर सेकेंड में जितना चार्ज फ्लो किया उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, करंट बोलते हैं। अब यहाँ से जब हम Q का वैल्यू निकालेंगे तो Q का वैल्यू निकालेंगे तो T जाएगा उधर, तो यहाँ से क्या हो गया, I इंटू टी। Q का वैल्यू क्या हो गया, I इंटू टी। अब इस Q का वैल्यू इसमें क्या कर देंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे, है ना। अब यहाँ से कर देंगे पुटिंग the value of Q in इक्वेशन सेकेंड। Q का वैल्यू इक्वेशन सेकेंड में करेंगे तो देयरफॉर मेरा वर्क कितना आ गया, V इंटू I इंटू टी आ गया, मेरा वर्क आ गया, V इंटू I इंटू टी आ गया। अब इस वर्क को हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, है ना। पुटिंग द वैल्यू ऑफ W इन इक्वेशन 1, है ना। वर्क डन का फॉर्मूला में वर्क डन का मेरा वैल्यू क्या आया, VIT आया, इसमें पुट कर देंगे। देयरफॉर पावर इज इक्वल टू क्या होगा, V इंटू I इंटू टी अपॉन क्या होगा, T होगा। T और T क्या हो गया, कट गया। देयरफॉर मेरा P इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या आ गया, VI। ये पावर का फर्स्ट फॉर्मूला हो गया जब पोटेंशियल डिफरेंस और क्या दिया है, करंट दिया है। यानी यहां से लिख सकते हैं हम कि पावर इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस इंटू करेंट। ये मेरा क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया, है ना। द प्रोडक्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इनटू करंट इज नोन एज पावर ऑफ एन इलेक्ट्रिकल अप्लायंस या इलेक्ट्रिक पावर ऑफ एन इलेक्ट्रिकल अप्लायंस। ये मेरा हो गया। अब यहाँ से हम 1 वोल्ट का करंट का डेफिनेशन भी ले सकते हैं, 1 वाट का। 1 वाट, अभी जस्ट 1 वाट का डेफिनेशन हम देखे थे, लेकिन इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंगली भी हम देख लेते हैं। तो कहेंगे इट इज द पावर, क्या बोलेंगे, इट इज द पावर ऑफ ए डिवाइस, है ना, which carry 1 ampere of current, है ना, and connected to a 1 volt potential difference। यानी यहां से लिख सकते हैं it is the power of electrical device which carry 1 ampere of current and connected to a
पावर सप्लाई ऑफ 1 वोल्ट। ये क्या हो गया, एक और आपका 1 वाट का क्या आ गया, डेफिनेशन आ गया कि ये उस इलेक्ट्रिकल अप्लायंस का पावर होता है जिससे 1 एम्पियर करंट कैरी करता है और इससे कितना 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस से क्या है, जुड़ा गया है। तो ये मेरा सबसे फर्स्ट फॉर्मूला निकल गया। एक बार फिर से समझिए आप लोग, पावर इक्वल टू वर्क डन बटा टाइम टेकन। इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, हम लोग को पता है कि पोटेंशियल डिफरेंस ना किसी चार्ज को एक पॉइंट से लाने में किया गया वर्क डन क्या कहलाता है, पोटेंशियल डिफरेंस। V इक्वल टू W बाई Q है ना, तो W इक्वल टू क्या हो गया, Q को भेज दिया उधर, V इंटू क्या हो गया, Q हो गया। इक्वेशन 2 मान लिया है। अब हमको पता है कि करंट का फॉर्मूला क्या होता है, Q बाई T। यहाँ से Q निकालेंगे क्योंकि Q का वैल्यू यहाँ पुट करना है हमको, तो Q निकालेंगे तो क्या होगा, I इंटू टी, क्या होगा, I इंटू टी होगा। तो इस Q का वैल्यू इसमें पुट कर दिए तो मेरा वर्क डन कितना निकल गया, VIT निकल गया। अब इस वर्क डन को हम इक्वेशन 1 में पुट किए तो P इक्वल टू VIT अपॉन T, टी क्या हो गया, कट गया। तो पावर का मेरा फॉर्मूला क्या आ गया, VI। V स्टैंड फॉर पोटेंशियल डिफरेंस एंड I स्टैंड फॉर करंट, यानी द प्रोडक्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट इज पावर। द प्रोडक्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट इन क्या हो गया, पावर हो गया। ये आपका क्या हो गया, पहला फॉर्मूला हो गया। इससे चलते हैं कुछ और फॉर्मूला निकालने की कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ पर अब मेरा आ गया, नाउ हम लोग क्या देखें, P इज इक्वल टू क्या आ गया, V आ गया। P इज इक्वल टू क्या आ गया, V आ गया। अब क्या करेंगे, ओम्स लॉ अप्लाई करेंगे। अप्लाइंग ओम्स लॉ, जब हम यहाँ से ओम्स लॉ अप्लाई करेंगे तो ओम्स लॉ का फॉर्मूला क्या होता है, V इज इक्वल टू IR। V इज इक्वल टू क्या होता है, IR। अब इसका वैल्यू हम क्या करते हैं, इसमें पुट कर देंगे। देयरफॉर जब इसका वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, इस V का वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे, इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो क्या होगा, देयरफॉर P इज इक्वल टू, P स्टैंड फॉर पावर, पावर इज इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पर देखिए V का वैल्यू क्या है, IR पुट कर दिए और पहले से क्या था, I था। तो देयरफॉर मेरा यहाँ से पावर का फॉर्मूला क्या आ गया, I स्क्वायर R, क्या आ गया, I स्क्वायर क्या आ गया, R आ गया। ये मेरा क्या आ गया, फर्स्ट फॉर्मूला आ गया। यानी कि यहाँ से हम लिख सकते हैं कि P इज इक्वल टू क्या आ गया, I स्क्वायर R। ये आ गया फर्स्ट फॉर्मूला जब करंट और क्या दिया है, रेजिस्टेंस दिया है। एक और यहाँ पुट करते हैं अगेन, P इज इक्वल टू क्या है, VI। P इज इक्वल टू क्या है, VI। फिर यहाँ से अप्लाई करेंगे ओम्स लॉ, अप्लाइंग ओम्स लॉ, अप्लाई करेंगे यहाँ से ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ क्या होता है, V इज इक्वल टू IR। इस बार करंट का वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ से करंट का वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा, V अपॉन R होगा। अब I का वैल्यू इसमें पुट कर देंगे। देयरफॉर जब I का वैल्यू हम इसमें पुट करेंगे तो क्या होगा मेरा, तो P इज इक्वल टू V पहले से था और यहाँ पर I का वैल्यू क्या आ गया, V अपॉन R आ गया। तो देयरफॉर यहाँ से लिखेंगे हम P इज इक्वल टू V स्क्वायर बाई क्या हो गया, R आ गया। P इज इक्वल टू क्या आ गया, V स्क्वायर बाई क्या आ गया, R आ गया। ये आपका पावर का तीसरा फॉर्मूला आ गया। यहाँ से हम देख रहे हैं कि साफा है कि पावर जो है वो क्या है, रेजिस्टेंस के क्या है, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यानी अगर देखिए रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा तो पावर घट जाएगा, रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा तो पावर क्या होगा, बढ़ जाएगा। रेजिस्टेंस घट जाएगा तो पावर बढ़ जाएगा। अगर रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा तो पावर क्या होगा, किसी भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस का पावर क्या होगा, घट जाएगा। ये आपका क्या हो गया, पावर से रिलेटेड क्या हो गया, 3 फॉर्मूला। ये आपका क्या हो गया, पावर से रिलेटेड क्या हो गया, 3 फॉर्मूला हो गया। कौन कौन सा फॉर्मूला, एक बार फिर से डिटरमाइन कर लेते हैं हम लोग। पहला फॉर्मूला मेरा क्या क्या आ गया, P इज इक्वल टू क्या आ गया, पहला फॉर्मूला VI, पोटेंशियल डिफरेंस इनटू करंट। ये आपका क्या है, फर्स्ट फॉर्मूला है। उसके बाद सेकंड फॉर्मूला P इज इक्वल टू I स्क्वायर RT। सेकंड फॉर्मूला P इज इक्वल टू I स्क्वायर R। ये आपका क्या हो गया, पावर निकालने का सेकंड फॉर्मूला जब करंट और रेजिस्टेंस दिया रहे। तीसरा फॉर्मूला जब पोटेंशियल डिफरेंस और रेजिस्टेंस दिया रहे तो P इज इक्वल टू क्या होगा, V स्क्वायर अपॉन क्या होगा, R होगा। तो जब पोटेंशियल डिफरेंस और रेजिस्टेंस दिया रहे तो उस समय क्या होगा आपका, है ना, P का फॉर्मूला क्या होगा, V स्क्वायर बाई R। यहां से देख लेते हैं हम लोग, when PD and current is given, when current and
resistance is given when PD and resistance is given। तो ये आपका क्या हो गया, पावर का तीन फॉर्मूला हो गया। जब करंट पोटेंशियल डिफरेंस करंट दिया रहे तो पावर ऐसे निकलेगा, है ना। जब करंट और रेजिस्टेंस दिया रहे तो P इक्वल टू I स्क्वायर। उसके बाद जब क्या हो, पोटेंशियल डिफरेंस और रेजिस्टेंस दिया रहा है तो P इक्वल टू क्या होगा, V स्क्वायर बाय क्या होगा, R हो गया। तो ये आपका क्या हो गया, फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक पावर। ये क्या हो गया, फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक पावर। इसे आप लोग एकदम ध्यान से आराम से इसे आप लोग नोट कीजिए। हेलो स्टूडेंट्स, अब हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं और हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकालना। जैसे अब हमको पावर निकालना समझ में आ चुका है कि पावर कैसे निकलेगा, है ना। अब हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी, क्योंकि अब यहाँ से हम लोग सीखेंगे कि हमारे घर में जो बिजली बिल का जो मीटर लगा रहता है कि आखिरकार हम लोग बिजली बिल कैसे देते हैं। जैसे मीटर रीडर वाला आता है हमारे घर, है ना। हमारे घर में लगे मीटर रीडर को क्या करता है, रीड करता है और उसके अकॉर्डिंगली हमें क्या करता है कि मैंने जितना एनर्जी कंज्यूम किया उसके अकॉर्डिंगली मुझे क्या होता है, पे देना पड़ता है। तो वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकला कैसे, क्योंकि हमको पता है कि हमारे घर में जितना भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है सबका कुछ ना कुछ क्या होगा, पावर रेटिंग होगा। आप लोग हमेशा देखते होंगे कि आपके घर में कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस होगा, चाहे वो एसी हो, बल्ब हो या कुछ भी हो, उसके पीछे उसके डिब्बे पर उसका पावर रेटिंग लिखा रहता है। अगर उसका पावर रेटिंग 100 वाट है, दैट मीन्स वो 1 सेकेंड में कितना 100 जूल का बिजली खपत करेगा। अगर उसका पावर रेटिंग क्या है 1000 वाट है, दैट मीन्स वो 1 सेकेंड में कितना 1000 जूल का क्या होगा, एनर्जी कंज्यूम करेगा। तो एनर्जी कंज्यूम का फॉर्मूला निकलेगा कैसे, तो हम लोग जानते हैं कि पावर का फॉर्मूला क्या होता है, एनर्जी कंज्यूम पर क्या होता है, टाइम टेकन। तो एनर्जी कंज्यूम निकालेंगे तो क्या होगा, टाइम को भेज देंगे उधर, तो एनर्जी यहाँ पर एनर्जी कौन सा एनर्जी है, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जब हम निकालेंगे यहाँ से, तो टाइम को जब हम उधर भेजेंगे तो क्या होगा, पावर इनटू टाइम। यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फॉर्मूला क्या हो गया, पावर इनटू टाइम। यानी हम उस इलेक्ट्रिकल अप्लायंस के पावर को जब वो कितना देर के लिए चल रहा है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो मेरा क्या होगा कि मैं वो इलेक्ट्रिकल अप्लायंस कितना एनर्जी का कंज्यूम किया वो क्या होगा, निकल जाएगा। वो क्या होगा, निकल जाएगा, है ना। वही यहाँ पर लिखे हैं कि द इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड बाय एन इलेक्ट्रिकल अप्लायंस इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ इट्स पावर रेटिंग एंड टाइम। कि उसके पावर रेटिंग और वो जितना देर के लिए चला उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसके द्वारा कंज्यूम किया गया इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या होगा, मुझे निकल जाएगा। पावर वाट टाइम हमेशा आवर में लेना है ना। अब यहाँ पर देखिए, जैसे मैं यहाँ पर कहूंगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यहाँ से हम कहेंगे जूल पर सेकेंड। तो जूल पर सेकेंड क्या होता है, बहुत ही छोटा यूनिट हो जाता है। जूल पर सेकंड क्या होता है, बहुत ही छोटा यूनिट होता है। सोचिए कि अगर 1000 वाट का कोई इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है, आप सिर्फ 1 घंटा के लिए चलाइएगा, 1 सेकंड के लिए चलाइएगा तो वो 1 सेकंड में 1000 जूल लेगा। तो सोचिए कि वो 1 घंटा में कितना लेगा। इसी कारण क्या होता है, जूल पर सेकंड क्या होता है, बहुत ही छोटा यूनिट हो जाता है। इसी कारण कॉमर्शियल सेक्टर में बिजली बिल निकालने के लिए कॉमर्शियल सेक्टर में, है ना, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का जो यूनिट है वो जूल पर सेकंड में नहीं लिया जाता है, इसमें लिया जाता है किलोवाट आवर में। किसमें लिया जाता है, किलोवाट आवर। तो ये किलोवाट आवर जो है वो क्या है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का ही यूनिट है ना। कौन से सेक्टर में, कमर्शियल सेक्टर में, है ना। या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिट बोलते हैं। 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट, इसी को बोलते हैं। 1 किलोवाट आवर इक्वल टू क्या होता है, 1 यूनिट होता है। यहाँ से आप लिख सकते हैं कि 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू क्या होता है, 1 यूनिट। और हम लोग क्या होते हैं, बिजली बिल यूनिट के हिसाब से ही देते हैं। 1 यूनिट का मतलब क्या हो गया, 1 किलोवाट आवर। तो याद रखना है बुआ कि कमर्शियल इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम का कमर्शियल यूनिट क्या होता है, किलोवाट आवर। किलोवाट याद रखना है, यहाँ पर ध्यान से देखिए। इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, पावर इनटू टाइम। यानी पावर को हमको क्या लेना है, किलोवाट में लेना है, और टाइम को क्या लेना है, आवर लेना है। याद रखना है आपको हमेशा।
जब भी आप इलेक्ट्रिकल बिल निकाल रहे हो तो उस समय आपको एक माइंड में ध्यान रखना है कि पावर को हमेशा किलोवाट में लेना है, टाइम को हमेशा आवर में लेना है। पावर हमेशा किलोवाट में, टाइम हमेशा आवर में, तभी आपका एक्यूरेट इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम निकलेगा। यहां से देखिए 1 किलोवाट का फॉर्मूला क्या, 1 किलोवाट आवर को डिफाइन कैसे करेंगे, तो इट इज द एनर्जी कंज्यूम्ड बाय एन इलेक्ट्रिकल अप्लायंस बाय पावर रेटिंग 1 किलोवाट व्हिच इज यूज्ड फॉर 1 आवर। सही बात है। यहाँ पर क्या 1 किलोवाट का मतलब क्या, ये वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड है किसी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस के द्वारा जिसका पावर रेटिंग क्या हो, 1 किलोवाट का हो और उसे 1 घंटे के लिए चलाया जाए। तो किसी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस का पावर रेटिंग 1 किलोवाट हो, उसे 1 घंटे के लिए चलाया जाए, तो उसके द्वारा किया गया एनर्जी कंज्यूम कितना होगा, 1 किलोवाट आवर होगा। कितना होगा, 1 किलोवाट आवर। हमेशा हम लोग को एक बात ध्यान रखना है, जब भी हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकालेंगे तो उस समय हमेशा हम लोग को ये ध्यान रखना है कि पावर हमेशा किलोवाट में होना चाहिए और आपका टाइम हमेशा किस में होना चाहिए, आवर में होना चाहिए। अब आप लोग के मन में एक क्वेश्चन उठ रहा होगा सर कि जूल पर सेकेंड भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी का, जूल सेकेंड यहाँ पर देख रहे हैं तो वाट और वाट सेकेंड कि वाट सेकेंड यहाँ पर देख रहे हैं, या वाट आवर भी क्या है यहाँ पर देख रहे हैं। वाट आवर जो है ना, तो वाट आवर भी क्या है आपका, बहुत ही छोटा यूनिट है। अब चूंकि एनर्जी है तो यार एनर्जी का यूनिट क्या होता है, जूल होता है। क्या होता है, जूल। तो जूल और किलोवाट आवर में क्या रिलेशन है, हमको पता है एनर्जी का यूनिट क्या होता है, जूल होता है ना। तो जूल और एनर्जी का कमर्शियल यूनिट क्या होता है, किलोवाट आवर। तो ये दोनों में रिलेशन क्या है, जूल और किलोवाट आवर में रिलेशन क्या है, वो अभी हम यहाँ पर निकालेंगे कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन जूल एंड किलोवाट आवर। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन जूल एंड किलोवाट आवर। यहां से देखिएगा आप लोग, 1 किलोवाट आवर को ही हम लोग क्या बोलते हैं, 1 यूनिट बोलते हैं। देखिए यहां पर रिलेशन बिटवीन किलोवाट आवर एंड जूल। देखिए अब यहां से हम देखें 1 किलोवाट का डेफिनेशन क्या होता है, 1 किलोवाट आवर का डेफिनेशन क्या होगा। 1 किलोवाट का कोई इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को अगर हम 1 घंटा के लिए जलाएंगे तो उसका मतलब क्या होगा, वो कितना एनर्जी कंज्यूम करेगा, 1 किलोवाट का एनर्जी कंज्यूम करेगा, है ना। या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए यहां से इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम। क्या हो गया, 1 किलोवाट आवर। 1 किलोवाट आवर मतलब क्या हो गया, 1 किलोवाट का कोई पावर रेटिंग वाला कोई इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है, उसे अगर 1 घंटा के लिए जलाएंगे तो उसका एनर्जी कितना होगा, 1 किलोवाट का होगा। अब देखिए किलोवाट को चेंज कर देते हैं वाट में, क्योंकि वाट पर सेकेंड यहाँ पर समझिएगा ध्यान से। 1 किलोवाट को चेंज करेंगे वाट में तो कितना होगा, 1000 वाट। यहाँ पर लिख दिए 1000 वाट। इंटू आवर को चेंज करेंगे सेकेंड में, 60 इंटू क्या हो गया, 60 सेकेंड। वाट इंटू सेकेंड। अब इसको हमको जूल में कन्वर्ट करना है, तो ये जूल में कन्वर्ट कैसे होगा, समझिए ध्यान से। यहां पर देखिए पावर का फॉर्मूला होता है वर्क डन बटा क्या होता है, टाइम टेकन। यानी यहां से लिखेंगे 1 वाट इज इक्वल टू क्या होगा, 1 जूल बाय क्या होगा, 1 सेकेंड होता ना है। 1 वाट इक्वल टू क्या होगा, 1 जूल बाय 1 सेकेंड। वाट का वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए, 1000 इंटू वाट का वैल्यू क्या होता है, 1 जूल बाय 1 सेकेंड। 1 जूल बाय 1 सेकेंड। और यहाँ क्या बच गया, 60 इंटू 60 इंटू सेकेंड। सेकेंड क्या हो गया, कट गया। देयरफॉर मल्टीप्लाई करते हैं, 6 6 जा 36, 1 2 3 4 5। ये मेरा क्या हो गया, इतना क्या बच गया लास्ट में, जूल। इतना क्या आ गया, जूल्स आ गया। और जब यहाँ से राउंड फिगर में लिखेंगे तो देयरफॉर 1 किलोवाट आवर इक्वल टू कितना आ गया, 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल। देखिए सिर्फ 1 किलोवाट की, अगर हम 1 किलोवाट का इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को 1 घंटा के लिए जलाएंगे
तो वो कितना 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल का एनर्जी कंज्यूम करेगा। यहाँ से मेरा क्या निकल गया, किलोवाट आवर और जूल के बीच रिलेशन निकल गया। किलोवाट आवर और जूल के बीच रिलेशन क्या होता है, तो 1 किलोवाट, दोनों क्या है, किलोवाट आवर और जूल दोनों इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूनिट है, लेकिन किलोवाट आवर कमर्शियल यूनिट है, बड़ा यूनिट है, और जूल क्या है, बहुत छोटा यूनिट है। और 1 किलोवाट आवर इक्वल टू क्या होता है, 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल। 3.6 इंटू 10⁻, क्या होता है, 6 जूल होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमेशा आप लोगों को ध्यान रखना है। जब भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी याद रखना है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकालना है, आपको इलेक्ट्रिकल बिल निकालना है, पावर हमेशा किलोवाट में होगा, टाइम हमेशा क्या होगा, आवर में होगा। और यहाँ से हम ऐसे भी लिख सकते हैं, किलोवाट को हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिट बोलते हैं। तो 1 यूनिट इज इक्वल टू क्या होगा, 3.6 इंटू 10⁻, क्या होगा, 6 जूल्स। तो ये आपका ऐसे लिखे चाहे ऐसे लिखे, बात क्या है, एक ही है। तो ये दोनों के बीच क्या हो गया, रिलेशन हो गया। समझ में आ गया ना आप लोगों को। तो ये आप लोग इसे नोट डाउन कीजिए, और इसके अगले टॉपिक में हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स यहाँ पर बिजली बिल निकालने के लिए सीखेंगे। चलिए अब हम यहाँ से कुछ एक न्यूमेरिकल देखते हैं। सबसे पहले यहाँ आप न्यूमेरिकल को सबसे पहले ध्यान से पढ़ना है, उसके बाद गिवन में जो लिखा हुआ रहेगा उसको देखना है। तो सबसे पहले न्यूमेरिकल को हम पढ़ते हैं। अ बल्ब इज रेटेड, रेटेड मतलब रेटेड कहेगा मतलब उसको, उसका क्या, एक उसके पास कितना वोल्टेज जा रहा है ना, और उसका पावर कितना है वो दिया रहेगा। यानी 200 वोल्ट और पावर कितना दिया हुआ, 100 वाट। यानी एक बल्ब जो है 200 वोल्ट और पावर कितना है, 100 वाट है। तो सबसे पहला उसका रेजिस्टेंस निकालना है। सबसे पहला काम रेजिस्टेंस, क्या क्या दिया हुआ, सबसे पहला आपका निकला गिवन में, वोल्टेज कितना दिया हुआ है 200 वोल्ट, पावर कितना दिया हुआ है 100 वाट, ये मेरा निकल गया सबसे पहला गिवन। निकालना क्या है, रेजिस्टेंस निकालना है। पहला चीज पता चल गया कि रेजिस्टेंस निकालना है। आगे का है क्वेश्चन, फाइंड सच बल्ब्स, यानी इस टाइप का 5 गो बल्ब है। कितना बल्ब है, 5 बल्ब है, और उस 5 बल्ब जो है प्रत्येक दिन 4 घंटे के लिए क्या होता है, जलाया जाता है। प्रत्येक दिन कितना, 4 घंटे के लिए वो जलता है। और प्रत्येक दिन जब वो 4 घंटे के लिए जलता है तो मुझे निकालना क्या है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकालना है ना, एट द एंड ऑफ अप्रैल, मतलब अप्रैल के महीने में मुझे इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकालना है। अगला क्या निकला, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी किसका निकालना है, अप्रैल का, है ना। उसके बाद कॉस्ट निकालना है, यानी इसका हमको इलेक्ट्रिकल बिल निकालना है। कॉस्ट का मतलब क्या हो गया, इलेक्ट्रिकल बिल निकालना है। इतना हमको निकालना है। क्वेश्चन समझ में आ गया। एक बल्ब है जिसका पावर रेटिंग दिया हुआ 100 वाट, वोल्टेज दिया हुआ कितना, 200 वोल्ट, है ना। 5 को ऐसा ऐसा बल्ब है, तो रेजिस्टेंस निकालना है। 5 ऐसा ऐसा और 5 ऐसा ऐसा बल्ब है, और उसे एक दिन में 4 घंटे के लिए अगर जलाया जाता है तो अप्रैल के महीने में कितना बिजली का खपत होगा और कितना हमको बिजली बिल देना पड़ेगा। अगर एक यूनिट का दाम कितना है, 4.6 रुपीज। ये आपका क्या है, क्वेश्चन कर रहा है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन पर, अभी जस्ट हम लोग पावर पढ़े थे, तो पावर में देखे थे पावर का फॉर्मूला, कि जब वोल्टेज और रेजिस्टेंस दिया जाता है तो पावर का फॉर्मूला होता है we know that, जब वोल्टेज और रेजिस्टेंस दिया रहेगा तो पावर का फॉर्मूला आता है V²/R, था ना, V²/R, है ना। जब वोल्टेज और रेजिस्टेंस दिया रहेगा तो पावर फॉर्मूला क्या होता है, V²/R। अब यहाँ से क्या निकालना है, मुझे R निकालना है। तो यहाँ से जब मैं R निकालूंगा तो R को इधर भेजूंगा और P जाएगा नीचे, तो V² क्या हो गया, P हो गया। V का वैल्यू कितना है, 200 है, तो 200 का क्या हो गया, होल स्क्वायर। R का P का वैल्यू कितना है, 100 वाट है। 200 का कितना हो गया, 4 पर 4 जीरो होगा, और यहाँ कितना होगा, 100। ये कितना आ गया आपका, 400। रेजिस्टेंस है तो रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, ओम, यानी रेजिस्टेंस कितना निकल गया, 400 ओम निकल गया। अब निकालना है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। उसके बाद देखिए हुआ, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फॉर्मूला आप लोगों का क्या होता है, एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, P × T। सबसे पहला यहाँ ध्यान रखना है कि पावर कितना होगा, टोटल टाइम कितना होगा। तो सबसे पहले यहाँ से हम निकालते हैं, टोटल टाइम निकालते हैं। एक बल्ब का पावर दिया हुआ है 100 वाट, एक बल्ब का, कितने बल्ब है, 5 बल्ब है। तो यहाँ से क्या कर देंगे हम, पावर जब निकालेंगे, पावर ऑफ 5 बल्ब से,
तो 5 बल्ब का पावर निकालेंगे, 5 इंटू क्या होगा 100, यानी कितना हो गया 500 वाट। अब याद रखिए, आपको हमेशा याद रखना है, मैंने बताया था कि जब भी एनर्जी निकालेंगे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकालेंगे, पावर को हमेशा किलोवाट में लेना है। तो बाई क्या कर देंगे 1000 से, 1 वाट इक्वल टू क्या होता है 1/1000 किलोवाट। तो काटेंगे इसको तो क्या होगा 0.5 किलोवाट मेरा निकल गया पावर। अब यहाँ से टोटल टाइम निकालेंगे। एक दिन में चलता है 4 घंटा, एक दिन में चलता है 4 घंटा, इंटू अप्रैल में कितना महीना होता है, कितना दिन, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, 30 दिन होता है। तो 4 को कितना से गुना कर दिए 30 से, तो कितना निकल गया मेरा 120 घंटा। यानी अप्रैल के महीना में टोटल बल्ब 5 बल्ब कितना देते चलेगा 120 घंटा। अब यहाँ से निकालेंगे एनर्जी। एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है P इंटू टी, पावर इंटू टाइम। पावर कितना निकल गया टोटल 0.5, टाइम कितना निकल गया मेरा 120। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा कितना आएगा 60 किलोवाट आवर। वो 120 को 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 60। और इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कमर्शियल यूनिट जब पावर किलोवाट में दिया रहेगा, टाइम आवर में दिया रहेगा, तो यूनिट क्या होगा किलोवाट आवर। और इसी किलोवाट आवर को हम लोग क्या बोलते हैं यूनिट बोलते हैं। मैं लिखा चुका ना हूँ कि 1 किलोवाट आवर को ही क्या बोलते हैं यूनिट बोलते हैं। कि 1 किलोवाट आवर का अप्लाइंस अगर 1 घंटे के लिए चलेगा तो वो कितना 1 किलोवाट का इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम करेगा। यानी ये मेरा पता चल गया कि 5 गो जो बल्ब है जिसका पावर रेटिंग 200 वोल्ट और 100 वाट है ना, वो अप्रैल के महीना में कितना 60 यूनिट का बिजली कंज्यूम करेगा। आप निकालते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकालते हैं, इलेक्ट्रिकल बिल निकाल देते हैं। तो इलेक्ट्रिकल बिल कैसे निकलेगा, कितना मैंने बिल निकल, इलेक्ट्रिकल बिल कैसे निकलेगा, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड इनटू क्या होगा रेट, रेट से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। मैंने 60 यूनिट का बिजली खपत किया, रेट कितना दिया हुआ है 4.6, मल्टीप्लाई कर दीजिए 60 को 4.6 से 0 36 0 24 0672 पॉइंट है, यानी कितना होगा 276 रुपया का हमको क्या होगा बिजली बिल देना पड़ेगा। मुझे कितना 276 रुपया का बिजली बिल मुझे देना पड़ेगा। तो ये आपका क्या हो गया एक न्यूमेरिकल का सॉल्यूशन हो गया। आप लोग अपने किसी भी पब्लिकेशन से इसको बनाइए और इसे ट्राई कीजिए।